नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है द बिग न्यूज। द बिग न्यूज के आज के इस अंक में हम चर्चा करने जा रहे हैं भोपाल गैस त्रासदी पर। 2 दिसंबर 1984 की रात को यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में यूसीआईएल कहा जाता है, कि कीटनाशक कारखाने से निकलने वाले रसायन मिथाइल आइसोसाइनेट ने भोपाल शहर को एक विशाल प्रकार के गैस कक्ष में बदल दिया। यह भारत की पहली बड़ी औद्योगिक आपदा थी जिसमें कम से कम 30 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव देखा गया, जिसने 1500 से अधिक लोगों की जान ले ली और 6 लाख से अधिक श्रमिकों को प्रभावित किया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में इसे सबसे बड़ी औद्योगिक विपदा के रूप में देखा जाता है, जिसे आपको पृष्ठभूमि के साथ समझना है। यदि हम भोपाल गैस त्रासदी की पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करें तो सबसे पहली बात जो आपको इसमें ध्यान रखनी है कि इसमें यूसीआईएल, जिसे यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कहा जाता है, वह एक कीटनाशक संयंत्र था, यानी कीटनाशक बनाने वाली कंपनी थी जो एक ब्रांड नेम सेविन के तहत एक कीटनाशक कार्बेरिल का निर्माण करती थी। कार्बेरिल की खोज एक अमेरिकी कंपनी के द्वारा की गई थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन यानी यूसीसी, जो मूल रूप से यूसीआईएल की ही मूल कंपनी थी। आपको ये ध्यान रखना है कि यूसीआईएल ने एक मध्यवर्ती के रूप में मिथाइल आइसोसाइनेट का उपयोग करके कार्बेरिल का निर्माण किया था। हालांकि इसमें एंड प्रोडक्ट के रूप में कार्बेरिल का जो उत्पादन किया जाता था उसको बनाने के कुछ अन्य तरीके भी थे, किंतु चूंकि उनकी लागत अधिक हुआ करती थी इसलिए यूसीआईएल के द्वारा एक इंटरमीडियरी के रूप में एमआईसी गैस का प्रयोग करके इस प्रकार के कार्बेरिल को बनाया जाता था। किंतु हमें यह ध्यान रखना होगा कि जब बात की जाती है मिथाइल आइसोसाइनेट एमआईसी की, तो यह बेहद जहरीला रसायन है और मानव स्वास्थ्य के लिए इसे बेहद खतरनाक माना जाता है। 2 दिसंबर 1984 की आधी रात के आसपास कीटनाशक संयंत्र के आसपास के भोपाल के निवासियों ने इसी गैस के परेशान करने वाले प्रभावों को महसूस करना शुरू किया और शहर से पलायन करना शुरू किया। हालांकि सुबह तक हजारों की संख्या में लोगों की मौत हो चुकी थी। यदि हम इस गैस त्रासदी के कारणों को समझने का प्रयास करें तो आपको यह ध्यान रखना है कि भारत सरकार और विभिन्न प्रकार के कार्यकर्ता यूसीआईएल, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पर सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करने, उचित रखरखाव और सुरक्षा प्रक्रियाओं की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हैं, क्योंकि रिसाव के दौरान जो संयंत्र की सुरक्षा प्रणालियां थीं वह काम नहीं कर रही थीं। इसमें कई वाल्व और लाइनें अस्त व्यस्त थीं और पाइपों की सफाई के लिए जो स्टीम बॉयलर आदि थे वह भी सेवा से बाहर थे। आपको ध्यान रखना है कि फैक्ट्री में 3 टैंक थे जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट संग्रहित किया गया था। इसमें टैंक E610 में रिसाव देखा गया। इस टैंक में 42 टन एमआईसी था, जबकि मानकों के अनुसार इसमें केवल 30 टन एमआईसी ही होना चाहिए था। माना जाता है कि उस भयावह रात के दौरान पानी एक साइड पाइप और टैंक में घुस गया। जब कर्मचारी इसे खोलने की कोशिश कर रहे थे, इससे टैंक में एक प्रकार की एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया देखी गई, जिससे टैंक के दबाव में धीरे धीरे वृद्धि हुई, जिससे अंततः गैस का वायुमंडलीय निकास देखा गया। रात 11:30 बजे तक संयंत्र के अंदर काम करने वाले लोगों को इसके विष के प्रभाव का अनुभव होने लगा। संयंत्र में 3 सुरक्षा उपकरण भी थे जो इस आपदा को टाल सकते थे यदि वे ठीक से काम कर रहे होते। इसमें प्रशीतन प्रणाली यानी रेफ्रिजरेशन का सिस्टम, एक फ्लेयर टावर और वेंट गैस स्क्रबर महत्वपूर्ण है। इसमें रेफ्रिजरेशन सिस्टम एमआईसी के टैंक को ठंडा करने के लिए था, फ्लेयर टावर निकलने वाली गैस को जलाने के लिए था और गैस स्क्रबर, जो उस समय बंद कर दिया गया, इस पैमाने की आपदा को संभालने के लिए बहुत छोटा था। इससे लगभग 40 मीट्रिक टन एमआईसी 2 घंटे के भीतर वातावरण में निकल गई। भोपाल में पुलिस को रात करीब 1 बजे लीक होने की सूचना मिली। जनता को भी ज्यादातर गैस के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से रिसाव के बारे में जानकारी मिली, जब ये देखने के लिए खुले में आ गई कि क्या हंगामा हो रहा है। यानी अगर उन्हें समय से चेतावनी दी गई होती तो संभवतः त्रासदी का प्रभाव कम होता। इससे भोपाल गैस त्रासदी के भयंकर परिणाम देखे गए।
प्रारंभिक परिणामों में शरीर पर प्रभाव देखा गया, जो खांसी के रूप में, घुटन के रूप में, आंखों में गंभीर जलन के रूप में, श्वास नली में जलन के रूप में, सांस फूलने या फिर पेट दर्द आदि के रूप में देखा गया। 3 दिसंबर की सुबह तक घुटन और श्वसन समस्या के चलते हजारों लोग मारे गए। पोस्टमार्टम से यह भी संकेत मिला कि इस त्रासदी से न केवल फेफड़े बल्कि लोगों के दिमाग और गुर्दे और यकृत तक प्रभावित हुए। इससे नवजात मृत्यु दर में भी 200% की वृद्धि देखी गई। बड़ी संख्या में जानवर, पौधे और मछलियां तक इससे प्रभावित हुईं। भारत सरकार के द्वारा इसके संदर्भ में मार्च 1985 में भोपाल गैस रिसाव आपदा अधिनियम पारित किया गया, जिसने सरकार को भारत में या कहीं और आपदा के सभी पीड़ितों का कानूनी रूप से प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया। आगे चलकर अमेरिकी संघीय अदालत में यूसीसी कंपनी के खिलाफ मुकदमे दायर किए गए और भारत सरकार ने इसके संदर्भ में लगभग 3.3 अरब डॉलर का दावा किया। हालांकि 1989 में एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ, जब यूसीसी ने नुकसान के लिए $470 मिलियन का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की। 1991 में भोपाल के अधिकारियों ने यूसीसी कंपनी के सीईओ वॉरेन एंडरसन पर हत्या का आरोप लगाया और अदालत में पेश किए जाने की बात की गई। हालांकि आरोपित किए जाने के बाद वह अदालत में पेश होने में विफल रहा और उसे भगोड़ा घोषित किया गया। भले ही केंद्र सरकार ने एंडरसन के प्रत्यर्पण के लिए अमेरिका पर लगातार दबाव डाला, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2014 में एंडरसन की मृत्यु बिना किसी मुकदमे का सामना किए ही हो गई। हमें भोपाल गैस त्रासदी के नवीनतम घटनाक्रमों को भी ध्यान में रखना होगा। हमें जानना होगा कि भोपाल गैस त्रासदी के प्रभाव आज भी देखे जाते हैं, क्योंकि गैस रिसाव के महत्वपूर्ण दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव हैं, जिसके कारण लोग आज भी इसके प्रभावों को भुगत रहे हैं। जो बच्चे इसके प्रभाव में आए हैं, उनमें अवरुद्ध विकास और बौद्धिक हानि जैसी समस्या देखी जाती है। अनेक पीड़ितों में कैंसर और टीबी की बढ़ी हुई दर भी देखी जा रही है। इसके अलावा फैक्ट्री के आसपास और फैक्ट्री के अंदर जहरीले कचरे का निपटान भी बड़ी समस्या है, क्योंकि इससे भूजल और मिट्टी बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। मानव निर्मित इस आपदा के पीड़ितों के द्वारा न्याय की लड़ाई अभी भी जारी है। वर्तमान में यूसीआईएल कंपनी को डाउ केमिकल कंपनी का स्वामित्व प्राप्त है, किंतु यूसीसी कंपनी अभी भी इस बात पर कायम है कि दुर्घटना असंतुष्ट कर्मचारियों द्वारा की गई तोड़फोड़ का परिणाम थी। इसमें हमें कोरोना के प्रभाव को भी देखना होगा, क्योंकि जून 2020 में बताया गया कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर भोपाल गैस त्रासदी से बचे लोगों और उनके बच्चों की भोपाल शहर में कोविड-19 से होने वाली मौतों में 80% हिस्सेदारी है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इससे उनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो गया था और वीकर इम्यूनिटी सिस्टम वाले लोगों पर कोरोना का प्रभाव ज्यादा देखा गया। हमें ध्यान रखना होगा कि आगे आने वाले समय में भी इसके घातक परिणाम देखे जा सकते हैं। इसको ध्यान में रखकर इस प्रकार की औद्योगिक आपदा से बचाव के लिए अभी से ही कार्य किए जाने की आवश्यकता है। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के आज के अंक पे फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।